हकीमों के पास लोग जाते हैं। हकीमों के बारे में कंसेप्ट ये है कि मर्दाना कमज़ोरी, सूरत अंजाल और ये इस तरह के जो कतरों का मसला है और दीगर मर्दाना मसाइल हैं, इसका इलाज है ही हकीमों के पास। एलियोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं, और अगर इलाज है तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक अनपढ़ और जाहिलों वाली बात है। सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलियोपैथी में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी है, सूरत अंजाल का इलाज भी है और कतरों का इलाज भी है। तमाम मर्दाना मसाइल का 100% इलाज एलियोपैथी में मौजूद है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मर्दाना मसाइल का 100% इलाज करता हूँ बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। एक ये जो हमारे माशरे में बात है ना, साइड इफ़ेक्ट, एलियोपैथी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये जो है ना मर्दाना मसाइल की दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लोगों में क्यों इतना आम है कि मर्दाना मसाइल की जो एलियोपैथी में इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तो बात यह है कि लोग डॉक्टर्स के पास तो पहले जाते ही नहीं थे, ठीक है ना, मर्दाना मसाइल को लेके, और अभी भी नहीं जाते। अभी भी हकीमों के पास जाते हैं, होम्योपैथी वालों के पास जाते हैं या क्वैक्स के पास जाते हैं। तो होता यह था कि पहले जो है ना लोग क्वैक्स के पास जाते थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। अब क्वैक्स कौन है? ये जो आपकी गली मोहल्ले के लोग जिनको आप डॉक्टर कहते हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने अस्पताल में मुलाजमत की होती है। डॉक्टरी का उनसे दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता। कोई उसमें स्वीपर होता है, कोई उसमें वार्ड बॉय होता है, कोई उसमें कासिद होता है, नायब कासिद होता है, कोई जमादार होता है, कोई उसमें डिस्पेंसर होता है, वगैरह वगैरह। तो ये नॉन डॉक्टर्स लोग हैं जो कि अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब इनके सामने डॉक्टर्स किसी को इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं कि अच्छा इस मेडिसिन के लिए, इस मसले के लिए ये देनी है, इस मसले के लिए ये देनी है। तो ये जो सीखा होता है फिर वो अपने टोटके अवाम पे लगाते हैं। तो हमारी क्योंकि 80% अवाम पहले क्वैक्स के पास आती है, डॉक्टर्स तो आखिरी लम्हा है ना जिनके पास जाना है उन्होंने, तो पहले हकीमों के पास जाना है, क्वैक्स के पास जाना है। अब पिछले दौर में होता ये था कि लोग क्वैक्स के पास जाते थे मर्दाना मसाइल को भी लेके, तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं डेक्सा का, डेक्सामेथासोन, है ना। अब इस डेक्सामेथासोन ये एक जादुई इंजेक्शन है, ठीक है ना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं और इसके वक्ती तौर पे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वक्ती तौर पे इस डेक्सामेथासोन के क्या फ़ायदे हैं? भूख आपको बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, आपकी सेक्सुअल पावर बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस्म में ताकत आती है और मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। कुछ अर्से के लिए आप बड़े एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि स्टीरॉयड है, एंड्रोजेनिक इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर यह है कि इंसान का जिस्म ज़रा भारी भारी हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, मुंह ज़रा पिंक पिंक हो जाता है। अक्सर लोग जो कहते हैं हम सूखे हैं, कांगड़ी हैं, और वो इन क्वैक्स के पास जाते हैं, ठीक है ना, मोटा होने के लिए, तो वो उनको ये डेक्सा के इंजेक्शन ही लगते हैं, डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन ही लगाते हैं। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी भूख बढ़ जाती है, जिस्म फूल जाता है और गालें लाल हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। कई औरतें अपनी लाल और गुलाबी गालें करने के लिए इनके पास ट्रीटमेंट करवाती हैं। तो ये सब डेक्सामेथासोन का नतीजा है। वक्ती तौर पे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, ठीक है ना। वक्ती तौर पे तो बहुत अच्छा ये इंजेक्शन है और बेहतरीन, पूरी ज़िंदगी कमाल हो जाती है, इनकलाब आ जाता है ज़िंदगी में, दर्दें ख़त्म, भूख बहुत अच्छी लगनी और हर चीज़ में दिल लगना, एक्टिविटी का लेवल बंदे का बहुत हाई हो जाता है और खुश रहता है बंदा, वेट भी अच्छा होने शुरू हो जाता है बंदों का और गालें भी लाल और सब कुछ A1 परफेक्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान इसको ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता है तो एक बीमारी होती है कुशिंग्स डिजीज़। अब कुशिंग डिजीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं, इंसान की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाती है, शुगर, डायबिटीज़, मिलाइटिस का उसमें रिस्क है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, स्किन बुरबुरी हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, टांगें पतली हो जाती हैं, जिस्म पे जगह जगह चर्बी बन जाती है, अजीबोगरीब इंसान लगने शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों को इस टाइम सोसाइटी में कुशिंग डिजीज़ है जो इन क्वैक्स के हाथों हुई है। क्योंकि जब आप क्वैक्स के पास जाएंगे उन्होंने क्या कहना है, आपको एक डेक्सा लगाना है और एक मेथी को बाल कर ड्रिप में इंजेक्शन लगाना है और आपसे 1000-2000 रुपये ले लेने हैं। हकीकत में ये 20-30 रुपये का भी इंजेक्शन नहीं है, इतना सस्ता होता है ये, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी ट्रीटमेंट होती है 60-70 रुपये की और ले आपसे 2000 रुपया लेते हैं, 3000 रुपया ले देते हैं। तो आप कहते हैं बड़े सस्ते में हमारा इलाज हो गया। तो आपको अभी तो नहीं पता, आप कहते हैं डॉक्टर बड़ा महंगा है, उसकी फ़ीस बड़ी महंगी है, उसकी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, तो ए बड़े सस्ते ने इन्हें टीका भी लाया है, ड्रिप भी लाई है, फ़ीस भी नहीं लिया आती। ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया, मैं हर बीमारी ख़त्म और बिल्कुल मैं शाश पे शाश। ये काम डॉक्टर भी कर सकते हैं,
ठीक है ना, हम भी कर सकते हैं, हमें भी पता है डेक्सा से ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। आवाम को ये मैं यही समझा रहा हूँ कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको पागल बनाया जाता है, तो कोई मसला नहीं है। हम भी डेक्सा लगाएं आपको और मेथी को बाल के इंजेक्शन लगाए, ड्रिप में डाल के, फ़ीस भी ना लें, एंड पे आपसे 2000 रुपये ले लें। हमारे कितने गए हैं, 100-200 रुपया, ठीक है, आपसे हमने 2000, 3000, 4000 रुपया ले लिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों की नेकनामी है। पिंड के, महल्ले के, इलाके के जो डिस्पेंसर हैं और डॉक्टर बने हुए हैं, उनकी तो बड़ी नेकनामी है भाई। ओहदे कुल गए सीधे बिल्कुल ठीक हो गए। अभी आपको नहीं पता, अभी तो आप ठीक हो गए हैं ना, तो अगले साल 2 साल बाद जो आपकी बीमारियां लगनी है ना, फिर आपने कभी ठीक नहीं होना, ठीक है ना। फिर आपने हमेशा अस्पतालों के चक्कर ही लगाई रखने हैं और आप कहेंगे ओ डॉक्टर तो समझ ही कोई नहीं, इन्हें कोई बीमारी फड़ी नहीं जाती, इन्नी ज़्यादा फीस है, इन्ने ज़्यादा चक्कर ने, वो पिंड के डॉक्टर ही चंगे ने, 1-2 ड्रिप लानी है, टीका लाना है, बेहतरीन ज़बरदस्त हशाश बशाश। क्योंकि एक वक्त आता है जब डेक्सा भी काम करना छोड़ देता है, ठीक है, तो फिर आप रुजू करते हैं अस्पतालों का। तो पिछले वक्तों में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज इसी तरह डेक्सा और एक दूसरा इंजेक्शन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। आप टेस्टोस्टेरोन भी जब वो हाई डोज में देंगे अनप्रिस्क्राइब्ड और हर दूसरे तीसरे दिन लगाने शुरू हो जाएंगे और अनरेगुलेटेड, यानी कि उसके साथ आपने पेशेंट को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, डाइट कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है वगैरह वगैरह, और आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं, तो फिर यही रिजल्ट लगने हैं। डॉक्टर्स ये काम नहीं करते, ठीक है ना, ये काम करते हैं डॉक्टरी के पेशे से रिलेटेड लोग, ठीक है ना। उनमें से कई जमादार हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं, इधर आके वो झाड़ू पोंछा लगाते हैं, पिंड में, इलाके में, मोहल्ले में डॉक्टर हैं जी। क्यों? क्योंकि उनको टीका लगाना आता है, ड्रिप लगानी आती है। भाई टीका लगाने और ड्रिप लगाने आने से बंदा डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। वो जो 5 साल की पढ़ाई है, एक एक चीज़ को जो पढ़ा है, एक एक मेडिसिन को पढ़ा है, उसके मुतबादिल तो नहीं है ना। फिर इसी तरह कासिद हैं, नायब कासिद हैं, अस्पताल के जो ड्राइवर हैं, अस्पताल के जो माली हैं, और जो अस्पताल के डिस्पेंसर हैं, कोई स्टिच लगाता है, कोई दवाइयाँ पकड़ाता है इधर उधर, सब अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द इलाके में सब डॉक्टर हैं, ठीक है ना। और सब लोग उनको कहते भी हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अपने मसले मसाइल लेके जाते हैं उनके पास, उनको कुछ समझ नहीं आती है आपका क्या मसला मसाइल है। उनको बस ये पता है खांसी हुई तो ये टीका लगाना है, गला ख़राब हुआ तो ये टीका लगाना है। और डेक्सा और मेथी को बाल तो वो हर बंदे को लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बंदा फ़ौरन ठीक हो जाता है। क्या एक डॉक्टर ने दवाई दी है 7-7 दिन 10-10 दिन खाएं और फिर भी इंसान आहिस्ता 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 ठीक हो, तो ये तो लोग पसंद नहीं करते। लोग फिर जाते हैं कोई के पास, इन्हें 2 टीके लगाने हैं, बंदा एक ही रात में हशाश बशाश एक्टिव फिट और सब कुछ ठीक ठाक। बंदे कहते हैं असल डॉक्टर ही हैं, ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं इनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है ना, ये तो नालायक हैं, निकम्मे हैं। असल डॉक्टर ये लोग हैं। तो आपको नहीं पता कि वो असल डॉक्टर आपके साथ कर क्या रहे हैं, और देखने में तो सस्ते हैं और असल में वही आपके लिए सबसे ज़्यादा महंगे हैं। आपको लाइफ लॉन्ग बीमारी लगेगी और पूरी ज़िंदगी की बीमारियां फिर आपके साथ रहेंगी और आपको फिर समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो ये जो लोगों से आप ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप कहते हैं कि बीमारियां हैं, फिर आप कहते हैं एलोपैथी को आप गालियाँ निकालते हैं लोग। एलोपैथी के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं जी। एलोपैथी की दवाइयाँ खादियाँ तो ए हो गया, तो एलोपैथी की दवाइयाँ खाइयाँ तो ओ हो गया, तो मैं ओ दवाई खादी तो मेरा मैदा ख़राब हो गया, तो मैं ओ दवाई खादी तो मैंने ए हो गया। भाई इन लोगों से बंदा पूछे, भाई आप जब डॉक्टर के पास गए थे, MBBS रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर था कि नहीं था, ठीक है ना। अपने गले महल्ले पिंडों के डॉक्टरों को डॉक्टर कह के फिर एलोपैथी को गालियाँ निकालना ये मुनासिब नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि एलोपैथी में 100% मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी मौजूद है, टाइमिंग की कमी का इलाज भी मौजूद है, और जो मर्दों को कतरे आते हैं उसका इलाज भी मौजूद है, ठीक है, और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो ये सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। मैं भी इन सब बीमारियों का इलाज करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी पेशेंट ने साइड इफ़ेक्ट्स की कंप्लेन नहीं की। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, किसी को थोड़े बहुत सर भारी रहना शुरू हो जाता है, मेडिसिन चेंज कर देते हैं उसकी, ठीक है। कई फॉर्म्स है मेडिसिन की एलोपैथी में, तो उसकी थोड़ी सी मेडिसिन चेंज करते हैं, वो उसको रास आ जाती है, जिसको कहते हैं रास आना, ठीक है ना, वो है। तो कई लोगों को थोड़ा सा मैदे का डिस्टर्बेंस होती है तो मेडिसिन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो उससे भी ठीक हो जाते हैं।
तो इतने ज़्यादा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे इंजेक्शंस लगाते हैं, वो आईवी लगाते हैं, वेन में लगाते हैं। तो जब आप एक इंजेक्शन वेन में लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी बॉडी में। और अगर इंसान को उस इंजेक्शन से वैसे ही एलर्जी है तो वो पूरी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, एलर्जिक रिएक्शन होगा, और वो नुकसानदेह भी हो सकता है और मोहलिक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इस तरह के इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, और वो भी इसलिए उनका रिएक्शन ज़्यादा आ जाता है कि वो वेन में लग रहे हैं, वो पूरी बॉडी में यकदम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में बहुत जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि वेन के जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत जल्दी असर करते हैं। इस तरह अगर वो रिएक्शन करेंगे तो भी बहुत जल्दी करेंगे। तो ज़्यादातर जो एलोपैथी में रिएक्शंस का मसला होता है वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस की वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत क्विकली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा उसका भी हल मौजूद है, उसके भी अगर किसी बंदे को एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो उसके तोड़ के लिए भी बाकी दवाइयाँ मौजूद हैं, दूसरे इंजेक्शंस मौजूद हैं। अब देखेंगे कि एक मेडिसिन अप्रूव कैसे होती है, अलाउ कैसे होती है इंटरनेशनली, कि अब ये मेडिसिन सेफ़ है, इसकी प्रोडक्शन की जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है 40-50 करोड़ से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, और बल्कि ये अरबों का कई सूरतों में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है तो अरबों की रिसर्च हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। और ये अरब, और जो मैं करोड़ों में बता रहा हूँ, डॉलर्स में बता रहा हूँ, रुपयों में नहीं बता रहा, ठीक है। ये इतने करोड़ डॉलर्स लग के और इतने अरब डॉलर्स लग के कहीं जाके ये रिसर्चेज होती हैं और ये फॉलोअप होता है, और इसके ऊपर इंडस्ट्री कायम होती है, मशीनरी होती है, और ये एक दवाई बनने के बाद, मार्केट में आने के बाद भी उसके ऊपर रिसर्च और तहकीक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सर्वेलेंस की जाती है कि हमने इधर ये दवाई भेजी, इधर भेजी, कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40-50 साल बाद भी इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं डिस्कवर हो रहा कि जिसकी वजह से ये मोहलिक साबित हो रही हो। यानी कि शुरू में रिसर्च की उस वक्त तो ये साबित नहीं हुई कि ये मेडिसिन ख़राब है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन 50, 60, 70 साल जिन लोगों ने मेडिसिन इस्तेमाल की है उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो मेडिसिन भी मार्केट से विड्रॉ कर ली जाती है, हटा ली जाती है, निकाल ली जाती है। बहुत अच्छी इसकी मिसाल ज़ेंटेक की है। रेनिटिडीन एक दवाई थी जो बड़ी कॉमन थी मैदे के लिए, और पता नहीं कितने साल वो चलती रही है। वेरी वेरी कॉमन मेडिसिन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन बहुत अरसे बाद ये डिस्कवर हुआ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसको मार्केट से हटा लिया गया। अब पूरी दुनिया में शायद ही कहीं भी आपको रेनिटिडीन दवाई मिल जाए, हत्ता कि आज से 4-5 साल पहले बहुत कॉमन थी। हर दूसरा तीसरा बंदा जिसको मैदे का मर्ज़ है वो ये दवाई खा रहा था। तो इतनी बड़ी रिसर्च है, इतनी बड़ी तहकीक है, तो उस तहकीक में जो साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कवर होते हैं वो उसके जो पैम्फलेट है दवाई का उस पर लिख दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि लोग आगाह रहें। जबकि जो आपकी हकीम की दवाई है, हकीम की दवाई तो हर हकीम का अपना एक दिमाग है, अपनी एक सोच है। उसने आज सोचा कि कलवंजी में मर्दाना कमज़ोरी की शिफा है तो उसने कलवंजी शुरू कर देनी है। उसने सोचा कि शहद में है तो उसने शहद का कोई मिक्सचर बना के 1-2 जड़ी बूटी के साथ उसने कहना ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। इसी तरह मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का जो उसके ज़हन में आना है, जो उसके दिमाग में आना है, उसने वो एक मलगूबा बना देना है और कहना ये बेस्ट है, ठीक है। और इस तरह के एक हकीम के पास मर्दाना कमज़ोरी के 100 हज़ार नुस्खे हैं, और हर हकीम का अपना ही नुस्खा है, अपनी इजादात हैं। किस लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ, कहाँ पे इस पर रिसर्च हुई, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी क्या डिस्कवरी, कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं हमारे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्यों इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है? क्योंकि ना इन्होंने तहकीक की है, ना इन्होंने तजर्बा किया है, तो इनको साइड इफ़ेक्ट्स का भी कुछ पता नहीं है, इनको इफ़ेक्ट्स का भी कुछ पता नहीं है, इनको साइड इफ़ेक्ट्स का भी कुछ पता नहीं है। भाई साइड इफ़ेक्ट्स अगर कोई कंपनी लिख रही है साइड इफ़ेक्ट तो अच्छी बात है ना कि उसने तहकीक की है, पैसा लगाया है। और जो ये होम्योपैथी वाले कहते हैं हमारे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो भाई आपके साइड इफ़ेक्ट कैसे हों? आपने तो रिसर्च ही नहीं की, आपने तो तहकीक ही नहीं की, आपने तो फॉलो ही नहीं किया कि भाई जो मैंने 1000 लोगों को मेडिसिन दी थी वो वापस आए हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ है, कोई इफेक्ट हुआ है, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। इसीलिए ना हकीकत में कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना एलोपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स की रिसर्च करते ही नहीं है ना। जब आप एक चीज़ को ढूंढेंगे ही नहीं, रिसर्च ही नहीं करेंगे, आपको क्या पता कि किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है भी या नहीं। और आप गले ख़राब की देख लें, हर हकीम का अपना एक नुस्खा है, अपनी एक मेडिकेशन है, जबकि एलोपैथी में हर एक मेडिसिन का प्रॉपर रोल लिखा हुआ है कि ये इस चीज़ की मेडिसिन है, ये इस चीज़ की मेडिसिन है। हम भी जो मर्दाना कमज़ोरी की दवाइयाँ देते हैं वो फिक्स्ड है, वो पूरी दुनिया में वही दी जाती हैं,
ठीक है ना। थोड़े से कम्बिनेशन हैं, मिसाल के तौर पे मर्दाना कमज़ोरी की 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं जस्ट। अब डिफरेंट डॉक्टर्स उनको डिफरेंट कम्बिनेशन में ही देते हैं, यानी कि कोई एक दवाई दे देगा तो कोई दूसरी दवाई दे देगा, इससे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं। हर पेशेंट की अलामात देख के, उसके हालात देख के, साइन एंड सिम्टम्स देख के कोई बहुत बड़ी दवाइयों की कैटेगरी नहीं है कि जो दी जाती हैं। और कोई भी डॉक्टर ख़ुद से कोई दवाई ईजाद नहीं करता, बिल्कुल कोई डॉक्टर ईजाद नहीं करता दवाई खुद से। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अपनी फार्मेसी में और कूट रहे हैं दवाइयों को और नए मलगूबात तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीछे से कंपनी से बन के आती हैं, रिसर्च प्रोडक्ट्स होती हैं, कंपनीज़ ने उनके ऊपर कई सालों की रिसर्च के बाद ही मेडिसिन बन के आती हैं, ठीक है। बाकी मेडिसिन की क्वालिटी की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसको मैं इनकार नहीं करता। अदरवाइज़ अगर एक प्योर एलोपैथी की मेडिसिन है, वो प्रॉपर्ली दी जा रही है, प्रॉपर इंडिकेशंस पे दी जा रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अगर किसी को होते भी हैं तो वो मैनेजेबल होते हैं, उसको मैनेज कर लिया जाता है। जबकि हिकमत में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं और अनगिनत हैं, लोग फॉलो नहीं करते, तो इसलिए उनको पता नहीं है। हमारे पास मरीज़ आते हैं, तकरीबन मेरे पास 90% जो मरीज़ आए होते हैं वो हकीमों के ख़राब किए हुए होते हैं। ये हकीम के पास गए थे, उसने मेडिसिन दी, शुरू में तो मैं बहुत ठीक था, फिर बाद में मैं बिल्कुल ही ख़राब हो गया, किसी काम जोगा नहीं रहा। तो ये बड़ी कॉमन बात है, हमें पता है ना कि एक हकीम के हिकमत की मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो क्या अजीबोगरीब मलगूबात देते हैं। ख़ास तौर पे जो कुश्ते देते हैं, कुश्तों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि कुश्ते बनाने की भी एक प्रॉपर टेक्निक है, ठीक है। अगर आप कुश्ता प्रॉपर नहीं बना रहे, ठीक है ना, तो वो कुश्ता फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह है। और आजकल के दौर में बहुत कम लोगों को प्रॉपर कुश्ता बनाना आता है। सिंपल कुश्ते एक पुरानी दौर में एक उस दौर के लिहाज से एक वैलिड मेडिसिन थी, लेकिन अब तो उस दौर के लिहाज से भी किसी को नहीं बनाना आता। सही तरह कुश्ते भी आजकल के हकीमों को नहीं बनाने आते, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। दूसरी बात है, हिकमत की जो मेडिसिन होती हैं उनमें खालिस चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। वो खालिसपन ना होने की वजह से भी उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तीसरी चीज़ यह है कि अब जो साइंस है और डिस्कवरी है वो बहुत आगे जा चुकी है। ये 3000 साल या 4000 साल पुरानी यूनानी तिब का दौर नहीं है, ठीक है। जो यूनानी तिब उस दौर की थी वो उस दौर की मेडिकल साइंस थी, वो उस दौर की सबसे बेस्ट साइंस थी, वो उस दौर की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन अब दौर आगे बढ़ चुका है, तो मसला यही है हमारे साथ कि हमने आगे नहीं बढ़ना, हमारी कौम ने आगे नहीं बढ़ना। हमने कहना पिछले दौर ही चंगे सन, पिछले टाइम ही ठीक सन, पिछले वक्त ही ठीक सन। तो ये 3000 साल पुरानी जो हम यूनानी तिब के साथ अभी तक चिमटे पड़े हैं, हत्ता कि यूनान वालों ने वो छोड़ दी है, ठीक है ना, हम उसके साथ चिपटे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं कि हमारा वही कंसेप्ट है। और ये तिब्बे इस्लामी बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये जो है ना, ये जो हिकमत है दैट इज़ नॉट तिब्बे इस्लामी। तिब्बे इस्लामी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तिब्बे यूनानी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हकीम जो फॉलो कर रहे होते हैं ये तिब्बे यूनानी फॉलो कर रहे होते हैं, तिब्बे यूनानी के मुताबिक चाह रहे होते हैं। ये इन्होंने गलत लेबल दिया हुआ है इस चीज़ को, तिब्बे इस्लामी का, ठीक है। तिब्बे इस्लामी का इन्होंने गलत लेबल दिया हुआ है कि ये तिब्बे इस्लामी है। तिब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें, उनके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू के जो ये प्रैक्टिस करते हैं। और इनको बहुत कम समझ है उन हदीस की कि उससे मानी क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। तो ये तिब्बे यूनानी के ऊपर इन्होंने लेबल डाल दिया तिब्बे इस्लामी का। तो ये तिब्बे इस्लामी नहीं है, तिब्बे यूनानी नहीं है। और हिकमत के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सामने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कोई उनको ढूंढता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई मरीज़ को फॉलो नहीं करता, कोई रिसर्च नहीं है, कोई मेथडोलॉजी नहीं है। इसलिए कहते हैं जी इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हत्ता कि साइड इफ़ेक्ट से भरी पड़ी है। और एलोपैथी के बारे में क्यों मशहूर है कि इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं? वो इस वजह से हैं कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करा किससे रहे हैं। आप उस बंदे से एलोपैथी ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं लगा हुआ, वो आपके गली या मोहल्ले में डॉक्टर है और मशहूर भी है डॉक्टर, लेकिन अस्पताल में वो क्या करता है? वो जमादार है या गाड़ी चलाता है या वो माली है या वो कासिद है, नायब कासिद है, वार्ड बॉय है या टीके लगाने वाला है या डिप्पे लगाने वाला है, डिस्पेंसर है या स्टिचर है, जिसने ड्रेसर है, जिसने पट्टियाँ करनी है और टाँके उतारने हैं। तो वो जब अपने इलाके में जाता है तो लोग अपनी सारी बीमारियां उससे फिर डिस्कस करते हैं। किसी को थायराइड है तो वो भी वो मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज कराना है, किसी को
कैंसर है तो भी महल्ले के डॉक्टर से इलाज कराना है, बड़ी बड़ी बीमारियां सारी उस महल्ले के डॉक्टर से इलाज करानी है। तो फिर जब आप उनको डॉक्टर बनाएंगे और उनसे इलाज कराएंगे, फिर जब आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, फिर एलियोपैथी को बुरा भला ना कहें, अपने आप को बुरा भला कहें। तो मेरा आज का यही मैसेज था कि मर्दाना मसाइल का तमाम इलाज एलियोपैथी में मौजूद है। मेरी ज़्यादातर जो डिस्कशन होती है वो एजुकेशनल होती है, वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाएगी, आप उससे एग्री करें या ना करें ये अलग बात है, लेकिन हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिक्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। अपने मुआशरे को, अपने यूथ को एजुकेट करना है हमने, ठीक है ना। लेकिन हमारी यूथ किन चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है, हमारी यूथ का जो आइडियल है वो डक्की बाई है, ठीक है। और भाई डक्की बाई को सुनकर तुम्हें क्या मिलता है, कौन सी ऐसी इल्म के, नॉलेज के पहाड़ आपके ऊपर वो तोड़ है कि जिससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। या आपका जो है ना आइडियल है रजब भट्ट, ठीक है ना, यानी कि फैमिली व्लॉगर्स को आपने आइडियल बनाया हुआ है। मैं हैरान होता हूँ कि मिलियन मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं यकदम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी तरह मरासियों वाली बात करनी है, फजूलियात वाली बात करनी है, जिसका कोई सार या पैर नहीं है, ठीक है ना। और हमारी जो कौम है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ये मरासी बनती जा रही है, ठीक है ना। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, ठीक है। कलम, कागज़, किताब से हमें नफ़रत होती जा रही है और हमारे आइडियल बन रहे हैं डकी भाई। हर बंदा को पॉजिटिव बात करे, नेगेटिव बात करे, यूट्यूबर है, ठीक है ना। जिसका दिल करता है यूट्यूब पे अजीब व गरीब चीज़ें, आज मैं नहाया, मैंने कपड़े उतारे, फिर मैंने तौलिए से खुशक किए, ठीक है ना। एक एक स्टेप वो गिना के ना आधे घंटे की वीडियो देख लेनी है आपने, और वाह जी वाह मिलियन व्यूज़। आज मैं चढ़ा सीढ़ियों पे, पहले मैंने अपना दायां पाँव रखा, फिर मैंने बायां पाँव रखा। आज सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो रही थी, मैं ज़ोर लगा के सीढ़ियाँ चढ़ा, मैंने एक साथ उसको पकड़ा हुआ था, फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ा। मेरे साथ ये था, वो था, सीढ़ियों का रंग ये था, सीढ़ियों के ऊपर से आसमान इस तरह का नज़र आ रहा था, सीढ़ियों के नीचे वाली मंजिल ऐसे नज़र आ रही थी। यानी कि अजीब व गरीब फजूलियात जो है ना वो मिल के वो उन्होंने बनाया हुआ है। आज मैं घर गया, घर में ये पका हुआ था, घर वालों ने मुझे यूँ कहा, घर वालों ने मुझे वो कहा, मैंने जूते इधर उतारे, मेरे जूतों का रंग ये है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं 70% पाकिस्तानी कौम फजूलियात की तरफ भाग रही है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि मेरे एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ही आपको 100% आलिम फाजिल बना देंगे, लेकिन चलो कुछ ना कुछ 5% 10% कोई काम की बात तो होगी इसमें। बिल्कुल फजूलियात पे तो नहीं बना रहा ना, लेकिन कौम को मेरा ये मैसेज है, मुझे सुन लें, किसी और को सुन लें, लेकिन एजुकेशनल लोगों को सुन लें, जिनको सुन के आपको कोई इल्म हासिल हो, कोई तदबीर हासिल हो, कोई तफक्कुर हासिल हो, कोई ज़हन खुले, कोई ओपन माइंडनेस आए। थैंक यू, ज़ाकल्लाह। आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करता हूँ। अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।